हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास पे स्वागत है आप सभी का। तो पिछली क्लास में हमने अक्षय पढ़ा था और आज हम आगे का पढ़ेंगे अक्षय में। और पिछली क्लास में बताया था आपको कि अक्षय किसे कहते हैं। जब चट्टान अपने ही स्थान पर उसमें जब टूट फूट होती है तो उसे अक्षय कहते हैं। ठीक है, तो अक्षय के देखो कारक और प्रकार है। अक्षय के देखो कारक और प्रकार में देखो भौतिक कारक, रासायनिक कारक और प्राणी वर्गीय कारक। तो तीन तरह के इसके कारक होते हैं। और भौतिक कारक में देखो जल, सूर्याताप, तुषार, वायु और लाभ। ठीक है, ये भौतिक कारक है अक्षय के। उसके बाद है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो रासायनिक कारक में ये तीन हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। उसके बाद प्राणी वर्गीय कारक है, इसमें वनस्पतियां, जीव जंतु और मानव ये शामिल किए जाते हैं इसमें। प्राणी वर्गीय यानी जो प्राणी है उनसे संबंधित, चाहे वो मानव हो या जीव जंतु हो या वनस्पति हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो अक्षय के ये कारक ये प्रकार थे। और ये देखो विघटन और वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अक्षय का निम्न रूप में विभाजन किया जा सकता है। जो विघटन और जो वियोजन होता है चट्टानों का, उसमें जो भाग लेने वाले जो कारक होते हैं उसके आधार पर जो अक्षय है उसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो पहले है जैसे भौतिक या यांत्रिक कारक। इसमें देखो जो विघटन है, चट्टानों का जो विघटन होता है उसको अलग अलग प्रकारों में बांटा है। जैसे भौतिक या यांत्रिक अक्षय में पहला बिंदु दिया है ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। फिर है सेकेंड पॉइंट, ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। फिर है तुषार के कारण, तुषार मतलब जो बर्फबारी होती है बर्फ के कारण, तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। फिर है ताप तथा वायु के कारण अपदलन, ताप और वायु के कारण अपदलन। दाब मुक्ति के कारण चट्टान का टूटना। फिर है रासायनिक अक्षय। अब देखो रासायनिक अक्षय में है ऑक्सीकरण या ऑक्सीजनीकरण। सेकेंड है कार्बोनेटीकरण या कार्बोनेशन। तीसरा बिंदु है सिलिका का पृथक्कीकरण या डिसिलिकेशन। फिर चौथा बिंदु है जल योजन या हाइड्रेशन। उसके बाद है प्राणी वर्गीय अक्षय। इसमें है वानस्पतिक अक्षय, जैविक अक्षय, मानव द्वारा अक्षय। और अंतिम है चौथा बिंदु है जैव रासायनिक अक्षय। तो इसकी आप पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी नोटबुक में भी इसे आप नोट करना। ठीक है, देखो इसमें जो भौतिक कारक है, रासायनिक कारक है और प्राणी वर्गीय कारक है, ये अच्छे से याद होने चाहिए आपको। इसमें छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी इनमें बनता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं यांत्रिक अक्षय। यांत्रिक अक्षय या भौतिक अक्षय पढ़ेंगे सबसे पहले। और इसमें जो पहला बिंदु है ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, इसका अध्ययन करेंगे। देखो यांत्रिक जो अक्षय हैं इसमें सूर्याताप, तुषार और वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को यांत्रिक अक्षय कहते हैं। और जो यांत्रिक अक्षय हैं, देखो यांत्रिक अक्षय हैं जो इसमें सबसे प्रमुख है, देखो ताप है मुख्य। इसमें जो कारक होता है वो ताप होता है यांत्रिक अक्षय में।
इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। और जैसे कल बताया था आपको, कल की क्लास में बताया था कि जहाँ ताप के द्वारा जो अपक्षय हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि ये शुष्क क्षेत्र है, यानी जहाँ गर्मी अधिक है और जल के द्वारा अगर अपक्षय हो रहा है तो यानी यहाँ जल अधिक है, वर्षा वाला इलाका है और रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये जनरल चीजें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ताप के कारण अगर अपक्षय हो रहा है तो हमें यह चीज हम समझ जाएंगे कि ये जो क्रिया हो रही है ये रेगिस्तानी क्षेत्र में हो रही है। उसके बाद देखो फिर ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन आ गया, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका भी यही अर्थ हुआ कि ये जो क्रिया है ये भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो रही है जहाँ ताप अधिक है। उसके बाद देखो तुषार आ गया है ना, तुषार कपूर नहीं है, केवल तुषार है। यहाँ अर्थ है तुषार का कि जो जहाँ बर्फ गिरती है, ठीक है, उसके द्वारा। अब जो बर्फ वगैरह गिरेगी तो वो क्षेत्र कैसा होगा, शीतोष्ण क्षेत्र होगा, शीतोष्ण या शीत क्षेत्र होगा, ठीक है। इस चीज का पता रहना चाहिए हमें, जो नाम दे रखे हैं उस नाम से भी हमें पता चल जाना चाहिए। फिर ताप और वायु के कारण अपदलन, ताप और वायु यानी वहां ताप और वायु दोनों की क्रियाएं हो रही है एक साथ, तो यह जो क्षेत्र होगा ये भी मरुस्थलीय ही क्षेत्र होगा, ठीक है। उसके बाद है दाब मुक्ति के कारण चट्टानों का टूटना, ठीक है। जब चट्टानों पर जैसे पर्वतों के निर्माण और हमने पढ़ा था, जब दाब मुक्त होता है तो उनमें चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, उनका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन, सबसे पहले इसका अध्ययन हम करते हैं। देखो तो इसमें देखो तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताया था मैंने। जो तापीय परिवर्तन है इसका चट्टानों पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब कुछ ऐसी चट्टानें भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चट्टानें भी हैं जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे चूना पत्थर जो चट्टान है इसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चट्टानें होती है उसमें देखो कुछ चट्टानें उनमें खनिज अलग अलग तरह के खनिज होते हैं और जो रंग होते हैं खनिजों के अलग अलग तरह के रंग होते हैं, और ताप और कलर का भी काफ़ी उसमें फर्क पड़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि गर्मियों में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, उस तरीके से जो रंग होता है चट्टानों का उसका भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ताप के ऊपर। देखो इसमें जो अब ये जो चट्टान है चूना पत्थर चट्टान है, इसमें देखो क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय की एक परत होती है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय एक पदार्थों की एक पतली परत होती है, एक सतह होती है, जिसके कारण ताप का प्रभाव इस पे नहीं पड़ पाता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जैसे रवेदार चट्टानें होती है, ठीक है, रवेदार चट्टानें। अब जो रवेदार चट्टान है ना, मान लो तो रवेदार चट्टान है, तो इनके जो कण हैं वो पास पास हैं,
ये देखो उदाहरण के द्वारा ये समझो कि आप कोई चट्टान है, मान लो इसके जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास में हैं, सटे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो कण हैं चट्टान के जो सटे हुए हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, ताप की क्रिया होती है। अब पिछली क्लास में आपको बताया है और छोटी क्लासों से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, जब ताप अधिक होता है तो वस्तु फैलती है और ताप कम होता है तो वस्तु सिकुड़ जाती है। बस वही क्रिया इसी जो रवेदार चट्टान है इसमें होती है। इसमें देखो जो चट्टान के जो कण हैं जो पास पास में स्थित है, इनमें जब ताप दिन के समय जब ताप अधिक होता है तो ये जो कण हैं ये फैल जाते हैं, और जब रात्रि होती है तो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे तापमान कम हो जाता है। अब तापमान कम हो जाता है तो ये चट्टान क्या है, ये सिकुड़ जाती है। अब रात में क्या है, सिकुड़ जाती है, और दिन में ये फैल जाती है। और ये जो क्रिया है इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी बार बार ये जो क्रिया है ये होती रहती है। तो इससे क्या है, जो चट्टान है वो कमजोर होती है, उसके जो कण है वो ढीले पड़ जाते हैं और उस चट्टान का अपक्षय होने लगता है, वो चट्टान विघटित होने लगती है। और चट्टानों में जो जोड़ होते हैं, जो संधियां है, जो जॉइंट होती है, इनमें उनका विकास हो जाता है और इन संधियों के सहारे चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में टूटने लगती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय में पहला बिंदु हो गया कि ताप के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तो इसमें देखो आपको क्या समझाया कि कुछ ऐसी चट्टानें भी होती है जिन पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे चूना पत्थर चट्टान है, एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि इसमें अम्लीय और क्षारीय एक सतह होती है जिसपे ताप का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और कुछ रवेदार चट्टानें होती है और उन चट्टानों में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। जब दिन में अधिक तापमान होता है तो ये कण फैल जाते हैं और रात्रि में जब तापमान कम हो जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, और इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती है। ये बार बार ये जो क्रिया है ये होती रहती है, जिससे चट्टान कमजोर हो जाती है और वो उसका अपक्षय होता है, उसका वेदरिंग होता है चट्टान का, ठीक है। तो पहला बिंदु हो गया। उसके बाद है सेकेंड बिंदु है कि ताप के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन, ठीक है। तो ये तो बड़े टुकड़ों में विघटन हो रहा था, अब है छोटे टुकड़ों में विघटन। अब ये जैसे कुछ देर पहले बताया था, ये क्रिया भी कहाँ हो रही है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में हो रही है, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में थी और ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखो एक ही चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमें पता चल गया है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां तापांतर अधिक होता है। तापांतर आपको बताया था मैंने कल, तापांतर क्या होता है, तापांतर, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, तापांतर अधिक होता है, दिन का जो तापमान होता है वो अधिक होता है और रात्रि का जो तापमान है कम होता है। अब हमें पता है कि अगर तापमान अधिक है, गर्मी अधिक है तो कोई वस्तु फैलती है, अगर तापमान कम है तो वो वस्तु सिकुड़ जाती है। और ये जो क्रियाएं हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार ये जो क्रियाएं हैं ये होती रहती है। तो उस वजह से जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर होती है और टूटने लग जाती है, ठीक है। तो सेकेंड बिंदु है ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन। देखो मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है, बड़े बड़े कणों वाली चट्टानों में टूट टूट कर बिखरने की क्रिया अधिक प्रचलित होती है।
अब इसमें देखो कुछ परतदार और आग्नेय चट्टानें होती है, ठीक है, इसको समझते रहेंगे। कुछ परतदार और जो आग्नेय चट्टानें होती है उनमें देखो खनिज कोई चट्टान है जैसे, ठीक है, अब इनमें देखो खनिज और इनके जो रंग है या कलर है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। बड़ी सारी चट्टान है, खनिज उसमें अलग तरह के खनिज है, अलग अलग तरह के उसमें रंग है। तो उसके अनुसार देखो जो ताप है, ठीक है, जो ताप है ये ताप को भी देखो अलग अलग तरह से ग्रहण करेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ मान लो ताप गिरा है तो यहाँ मान लो ताप अधिक ग्रहण कर रही है चट्टान, और यहाँ मान लो ताप है ये भी ताप है, यहाँ ताप है, ताप पड़ रहा है तो ये अधिक ग्रहण कर रही है, चट्टान अधिक ग्रहण कर रही है, और यहाँ ताप गिर रहा है मगर अधिक ग्रहण नहीं कर रही है, क्योंकि अलग अलग खनिज है, अलग अलग रंग है, जो चट्टान है आकार बहुत बड़ा होता है, अलग अलग तरह का है इसमें। तो जहाँ जो चट्टान है इनमें देखो खनिजों और रंगों में पर्याप्त अंतर होता है। जहाँ पर किसी चट्टान विशेष की संरचना विशेष रंगों द्वारा हुई होती है वहाँ उनके विभिन्न भागों में ताप ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अलग अलग तरीके से ये ताप को ग्रहण करेगी और फिर वही क्रिया अब दिन के समय चट्टान फैल जाएगी और रात्रि के समय वो सिकुड़ जाएगी। तो इसी तरह से उस चट्टान का छोटे छोटे कणों के रूप में उसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अपने देखो 2 बिंदु कर लिए हैं हमने। इसके बाद है तुषार के कारण बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। अब जो तुषार आ गया है, तुषार नाम आते ही हम समझ जाएंगे कि ये जो क्रिया है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो क्रिया है ये हो रही है, ठीक है। तुषार द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन। तो ये जो देखो क्रिया शीत कटिबंधीय भागों में और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में या फिर वहां पे हो रही है जहां पे जो स्थल है वो ऊंचाई पे स्थित है, वहां पर ये क्रिया होगी। अब ये जो क्रिया है ये भी देखो 2 रूपों में होती है, ठीक है। जो तुषार द्वारा जो अक्षय होता है वो 2 रूपों में होता है। देखो पहला तो इसमें है, देखो प्रथम प्रकार में देखो विघटन में चट्टानों को कणों के अंदर जल समाविष्ट हो जाता है, यानी जो चट्टान होते हैं पहले प्रकार में देखो चट्टान के कणों में जल प्रवेश कर जाता है, ठीक। अब चट्टानों के कणों में जो जल है वो प्रवेश कर गया है। तो जल प्रवेश कर गया है तो हमें पता है जब दिन होगा तो ये जल है ये तरल अवस्था में रहेगा। जब रात हो जाएगी, तापमान जब निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये जो जल है ये बर्फ का रूप धारण कर लेगा। और ये जो क्रिया है इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है और चट्टान का अपक्षय होता है। लेकिन ये जो क्रिया है ये जो बताई गई है ये क्रिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं है,
इसका जो प्रभाव है वो अधिक नहीं होता है, नगण्य प्रभाव है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। इसके विपरीत दूसरी क्रिया है जो, देखो दूसरी क्रिया में, दूसरी क्रिया के अंतर्गत चट्टानों के अंदर छोटे छोटे छिद्र या दराज होते हैं, तो उनमें जल एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र हैं या दराज हैं उनमें जो जल है वो एकत्रित हो जाता है, चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाता है। और हालांकि क्रिया तो वही है, एक जैसी, ठीक है, फिर भी इनमें फर्क है। तो इसमें जो जल प्रवेश कर जाता है दूसरी क्रिया में भी, उसमें भी प्रोसेस वही रहता है। दिन के समय वो जल है वो तरल अवस्था में रहता है और रात्रि में वो हिमाग बिंदु के कारण वो बर्फ बन जाता है। तो इसमें देखो एक साधारण नियम है कोई विज्ञान का, कि उसके अनुसार जब जल जमकर ठोस हो जाता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु चल रहा है कि जब जल जमकर ठोस हो जाता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब जो जल होता है जमकर ठोस हो जाता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है, यह नियम है। अब आयतन में वृद्धि हो गई तो इसका क्या मतलब है, इस पर फिर दबाव पड़ेगा। देखो आयतन में विस्तार के कारण चट्टान पर प्रति वर्ग फुट आयतन में वृद्धि हो गई तो चट्टान में क्या होगा, प्रति वर्ग फुट 150 टन का दबाव पड़ता है। 150 टन का दबाव पड़ता है। ठीक है, यह साइंटिफिक बात हो रही है कि जो जल है जब चट्टानों के कणों में इसके दराजों में प्रवेश कर जाता है तो जो जल है जब वो ठोस अवस्था में आता है जल, यानी जब बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि हो जाती है। आयतन में 10% की वृद्धि होने से प्रति वर्ग फुट 150 टन का दबाव पड़ता है, जिस कारण जो चट्टानें हैं और चट्टाने की जो दराजें हैं उनमें विस्तार होने लगता है। और वही क्रिया कि दिन के समय तापमान अधिक होता है तो चट्टानें फैलती है और रात के समय सिकुड़ जाती है। ये कि जो क्रिया है ये लगातार चलती रहती है और इस तरह से जो चट्टान है उसका अपरदन ये अक्षय होने लगता है चट्टान का। देखो उसके बाद है बिंदु, तो 3 बिंदु हमने कर लिए हैं इसके। चौथा है ताप तथा वायु के कारण अपदलन। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बाकी जो शेष है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे और कल इसे कंप्लीट करा देंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।